मीर काका, यह लीजिए आपकी लकड़ियाँ लाया आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये सही मिलेगी ना काका। अरे सूरज बेटा, तुम जंगल से लकड़ियां ले आए। ला दे बेटा, इन लकड़ियों की बहुत जरूरत थी मुझे। घर में लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और कड़ाके की ठंड भी पड़ना शुरू हो गई है। इतनी ठंड में बेटा तुम बाहर थोड़ा कम निकला करो। कल ही खबर मिली कि गांव में ठंड ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। काका, गरीब अगर ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या। चलिए अब मैं चलता हूँ काका, अपना ख्याल रखना, मुझे और भी लकड़ियाँ बेचनी है। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लकड़हारा रहता था। सूरज दिन रात मेहनत करके जंगल से लकड़ियां लाता और गांव-गांव जाकर उन्हें बेचता। उसे जो भी पैसे मिलते, उनसे वह अपनी प्यारी पत्नी रेखा और अपने परिवार का पेट पालता था। सर्दियों का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और सूरज सर्दी की परवाह किए बिना लकड़ियां बेचने निकला करता। हर सुबह जब वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौटता, उसकी थकी हुई आंखों में एक उम्मीद और संघर्ष की चमक होती थी। उसे पता था कि यही मेहनत उसके परिवार को सर्दी से बचा पाएगी। रेखा भी उसे देखकर दिल से दुआ करती। उसका सपना था कि एक दिन सूरज की मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। हिनाता भाभी, ओ हिनाता भाभी, लकड़ियाँ लाया हूँ, बाहर आकर ले लीजिए ना। अरे सूरज भैया, आ गए आप। मुझे मेरी लकड़ियां दे दीजिए। भैया, कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइए। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से तो काम ही नहीं चलता है, इसलिए कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइए। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है भाभी जी, कल से मैं आपके लिए थोड़ी और लकड़ियाँ ले आऊँगा ताकि आप आराम से सर्दियाँ झेल सके। और अब मैं चलता हूँ, लकड़ियाँ बेचने जाना है मुझे और जगह। लकड़ियां बेचकर सूरज थका हुआ घर लौट रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी और उसकी शरीर की थकान के साथ कपकपी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की शिकायत नहीं थी। बस मन में यही विचार था कि रेखा और उसके बच्चे गर्म रहेंगे। वहीं उसी गांव में नील नाम का एक और लकड़हारा भी था। नील एक बहुत ही धूर्त इंसान था। वह सूरज से अलग अपनी लकड़ियां 2 गुने दाम पर बेचता था और यही कारण था कि गांव वाले नील की बजाय सूरज से लकड़ियां खरीदते थे। नील की आंखों में एक जलन और सूरज के लिए गहरी नफरत थी। हे भगवान, न जाने कहाँ रह गए वो। कितनी तेज हवाएं चल रही, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। मैंने उनसे कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाओ, लेकिन वह तो मेरी सुनते ही नहीं है। अब इतनी ठंड में ना जाने कहाँ होंगे। रेखा, अरे ओ रेखा। आ गया। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? आपको पता नहीं कि कितनी ठंड है बाहर, ऊपर से ये सर्द हवाएं। मैं क्या कहूँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया कीजिए। ये ठंड और हवाएं इतनी खतरनाक हो सकती हैं और आप बिना सोचे बाहर निकल जाते हो। हाँ रेखा, कहो तो तुम ठीक रही हो। कल से मैं कोशिश करूँगा घर जल्दी आने की, ताकि तुम्हें अकेला ना छोड़ना पड़े। अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, जैसे पूरा शरीर काँप रहा हो। तुम जल्दी से खाना पकाओ, तब तक मैं चूल्हे के पास आग सेक लेता हूँ, तुम निकल लो। 35। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तो एक कंबल में रात नहीं कटेगी। मैं एक काम करती हूँ, मोटा वाला कंबल भी निकाल दूंगी आज। हाँ रेखा, तुम ठीक कह रही हो। आज सच में ठंड बहुत है और दिल में एक अजीब सी घबराहट भी चल रही है। तुम वो मोटा वाला कंबल निकाल देना ताकि सर्दी से कुछ राहत मिल सके। लेकिन तुम पहले खाना खा लो, तुम्हारी सेहत की मुझे चिंता है। इस तरह दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सूरज और रेखा अपने छोटे से घर में खाना खाकर सो जाते थे। दोनों की आंखों में थकान और चेहरे पर चुप्पी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि उन्होंने दिन भर की मेहनत से जो कुछ भी कमाया था, वो अपने परिवार के लिए था। अरे भगवान, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे लकड़ियाँ लाने जंगल भी जाना है। क्या कर रही हो तुम? हाँ जी, खाना तैयार है, अब बस आकर खा लीजिए। चलो रेखा प्राण प्रिय, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है। सब लकड़ी वाले मेरी राह देख रहे होंगे। लकड़ी में जल्दी से देके जल्दी घर आ जाऊंगा। हे भगवान, कितनी ठंड है यहाँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इधर तो जैसे
बर्फ का मौसम चल रहा हो, हम गरीबों पर जल्दी से जंगल चला जाता हूँ, नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी। भगवान, इतनी ज़्यादा ठंडी हम गरीबों पर क्यों बरसा रहे हो? हिनाता भाभी, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लाया हूँ। आपने परसों कहा था ना, इसीलिए अब आपको ये सारी की सारी लकड़ियाँ लेनी पड़ेगी। हाँ सूरज भैया, दे दीजिए, यह लीजिए आपके पैसे। गांव के अन्य लोग भी अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह अपनी रात काट रहे थे। घरों में हल्की रोशनी, गर्मी और सुख की तलाश थी। जिन गलियों में रात के समय भी चहल पहल रहती थी, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं हर घर को अपनी पकड़ में ले रही थीं और गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। आज गांव में ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंडी हवाओं के कारण हर कोई अपने घरों में सिकुड़ कर बैठा था। लोग अपने अपने घरों में लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे ताकि ठंड से कुछ राहत मिल सके। सूरज भी अपनी पत्नी रेखा के साथ इसी ठंड में अपने घर में आग जलाकर थोड़ी गर्मी का एहसास कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नील ने जंगल से बहुत सी लकड़ियां काटकर अपने घर में जमा कर ली थीं। वह उन्हें गांव में बेचने के बजाय अपने घर में सहेज कर रखता था। एक दिन जब नील घर में लकड़ियां समेट रहा था, उसकी पत्नी ने उससे चुपके से पूछा, अजी, आप इतनी सारी लकड़ियां बेकार में जमा क्यों कर रहे हो? घर में जमा करने से अच्छा है कि आप इन्हें गांव में बेच आओ। अरे मेरी भोली पत्नी चांदनी, तुम मुझे जानती नहीं। तुम्हारा पति बहुत दिमाग वाला है। दिल में गर्व और उत्साह है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी योजना काम करेगी। तुम बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों में गांव में बारिश होने वाली है, ऐसा गांव वाले बोल रहे थे। यह मौका बिल्कुल सही है। और जब बारिश हो जाएगी तो जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी, फिर गांव का कोई भी लकड़ी नहीं बेच पाएगा। सूरज भी नहीं निकलेगा। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। उस वक्त मैं इन लकड़ियों को गांव वालों को 2 गुने दाम में बेचूंगा और तुम देखोगी कि गांव वालों के पास मुझसे लकड़ियां खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यह सोचकर मेरे मन में एक अजीब सा संतोष और आत्मविश्वास है, जैसे सब कुछ मेरी पकड़ में हो। ज्यादा लकड़ियां काटकर अपने घर पर जमा करने लगा था। दिन यूं ही बीत रहे थे और हर कोई अपने अपने जीवन में उलझा था। ऐसे ही एक रात सूरज और रेखा खाना खाकर सो जाते हैं। उनकी नींद में कोई खलल नहीं था, लेकिन अचानक आधी रात को तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही यह आवाज सूरज के कानों तक पहुंचती है, उसकी नींद टूट जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह उठकर खिड़की से बाहर झांकता है। गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसे यह देखकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि यह मौसम की ताज़ी आफत थी और उसे पता था कि अगर यह बारिश इतनी ही तेज रही तो उसके जैसे छोटे किसान और लकड़हारे बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। वह घबराया हुआ सोचने लगा, भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसका मतलब लोग सच ही कह रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार बारिश होने वाली है, और बारिश के साथ साथ तो ये ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन यह इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो मेरी सारी लकड़ियाँ गीली हो जाएगी और जंगल में भी लकड़ियाँ गीली हो गई, तो अब मैं लकड़ियाँ लाऊंगा कहाँ से? अरे रेखा, उठकर देखो तो, ये देखो रेखा, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम देख रही हो? हाँ जी हाँ, तो बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप जल्दी से खिड़की बंद कर दो, वरना कमरा ठंडा हो जाएगा। अब तो सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। अजी, आप चिंता मत कीजिए, यह तो ठंड की पहली बारिश है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। इतना कहकर रेखा फिर से सो जाती है, लेकिन सूरज की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी चिंता अभी भी गहरी थी, क्योंकि बारिश लगातार बढ़ रही थी और उसे डर था कि यह मौसम उसकी मेहनत पर पानी फेर देगा। सूरज को अभी भी चिंता लगी रहती है कि अब वह जंगल से लकड़ियां कैसे ला पाएगा, और वह लकड़ी नहीं बेच पाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। पूरी रात बारिश होती रही और आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। यह तेज आवाज़ जैसे हर घर के भीतर समा रही थी, हर दिल में डर और बेचैनी का एहसास कराती थी।
सूरज की आंखों में रात भर की चिंता थी, जबकि रेखा गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, जैसे उसे किसी बात का खौफ नहीं था। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हवा में नमी घुल चुकी थी और ये सर्दी जैसे हड्डियों में समा रही थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। सूरज की सोच अब और गहरी हो गई थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। अरे रेखा, देखो तो ये बारिश तो कल से बंद ही नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने कैसे जाऊँगा? और लकड़ियाँ काट भी लूँ तो वो सारी लकड़ियाँ तो गीली होगी ना। अब मैं लकड़ियाँ बेचूंगा ही नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है रेखा। देखा चांदनी, मैंने कहा था ना, जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दिल में गर्व और खुशी की लहर दौड़ रही है, जैसे मेरी सोच और मेहनत सही साबित हुई हो। अब बारिश हो चुकी है और देखो, सभी के घरों में लकड़ियां खत्म हो चुकी होंगी। अब मौका हमारा है। हाँ जी, आपने तो सही कहा था, मगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसी ही बारिश होती रही तो फिर मैं लकड़ियाँ बेचने कैसे जाऊँगी? दिल में डर और मायूसी है, क्योंकि यह बारिश तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है आज फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। चांदनी के इस शब्दों के साथ ही जैसे हवा का रुख बदल गया हो। बारिश अचानक रुक गई। देखो भाग्यवान, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश से जो रुकावट आ गई थी वो अब खत्म हो गई है। अब आपको जल्दी से जाना चाहिए और ये लकड़ियाँ बेच डालनी चाहिए। हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक चुकी थी, नील अपनी लकड़ियां बेचने निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली और आत्मविश्वास था। उसे लगता था कि वह इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठा सकता है, जबकि सूरज जैसे अपने हालात से जूझ रहा था। लो काका, लकड़ियाँ ले लो। अरे नील बेटा, लकड़ियाँ लाया है क्या? ला, मुझे दे दे। अच्छा किया बेटा जो ये ले आया। ये ठंड इतनी बढ़ रही है कि लकड़ियाँ बहुत जरूरी हैं। ये लो नील, इसके पैसे। अरे काका, यह तो बहुत कम पैसे हैं। आपको 30 रुपए और लगेंगे। अरे नील, सूरज तो हमें 25 में ही लकड़ियाँ देकर जाता है और तुम मुझसे 50 मांग रहे हो? अरे काका, आपको तो पता ही है, बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं यह लकड़ी बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मुझे भी यह दोगुने दामों पर मिली है। काका, लकड़ी की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इनके दाम भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जंगल के सारे पेड़ गीले हो चुके हैं। ठीक है नील, ये लो अपने बाकी के रुपया। इस तरह नील अपनी लकड़ियां ऊंचे दामों पर पूरे गांव में बेच देता है। हर घर में ठंड से बचने की बेचैनी थी और नील की लकड़ियां उनके लिए एकमात्र सहारा थीं। आज सूरज के यहाँ राशन भी खत्म हो चुका था और उसके घर में आज चूल्हा भी नहीं जल रहा था। रेखा ने कई बार रसोई की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। घर में ठंडी हवाओं के सिवा कुछ नहीं था और सूरज की आंखों में गहरी चिंता और निराशा का साया था। जी, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला, सहारा राशन खत्म हो चुका है। आप मुखिया जी के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? हो सकता है वह आपकी कुछ मदद कर दे। ठीक है रेखा, मैं जाकर देखता हूँ, अगर कुछ हो मुखिया जी सहायता कर पाए तो। नमस्ते मुखिया जी। अरे आओ सूरज, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, कल से जो बारिश हो रही है उसके कारण गांव के सारे पेड़ गीले हो चुके हैं। मैं तो लकड़ियाँ काटने भी नहीं जा रहा हूँ। वो लकड़ियाँ जो काट के लाया था वो लकड़ियाँ भी गीली हो गई है। अब मैं लकड़ियाँ ही नहीं बेच पा रहा हूँ। अब तो मेरे घर का सारा राशन भी ख़त्म हो चुका है। अनाज भी मांग मांग के खाना पड़ता है। आज मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा भगवान की कृपा होगी और मेरी भी दुआ आपको मिल जाएगी। मुखिया जी, क्या सोच रहे हैं आप? दो देख सूरज, मैं तेरी मदद तो कर देता, लेकिन अभी मेरे हाथ भी तंग हैं। अभी मेरे खुद के लाले पड़े हैं, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? सूरज की बातें सुनकर मुखिया ने थोड़ी देर तक चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बहाने बनाते हुए कहा, अरे मुखिया चाचा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। आप टेंशन मत लीजिए।
अरे अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुखिया जी ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब मैं घर पे जाके रेखा को क्या जवाब दूंगा? घर में खाने का तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगी ये बात सुनकर। इतना सुनकर सूरज का दिल टूट गया। मुखिया की बातों में कोई तसल्ली नहीं थी, केवल बहाने थे, और सूरज को महसूस हुआ कि कोई भी उसकी हालत को समझने वाला नहीं था। और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उदास मन से सूरज घर वापस लौट आता है और उसकी हर कदम में एक गहरी निराशा और थकावट साफ झलक रही थी, जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। क्या हुआ जी? मुखिया जी ने क्या कहा? अरे रेखा, हम गरीबों की मदद तो कोई नहीं करना चाहता। वो सब तो अपनी मस्ती में ही लगे रहना चाहते हैं। गरीब की तरफ कोई नहीं देखता। उन्होंने कहा कि हमारी मदद नहीं कर सकते। माफ़ कर दो रेखा, मैं कुछ नहीं कर पाया और मुखिया जी को भी नहीं मना पाया। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी बगल की लड़की से थोड़े से चावल मांग लेती हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें मुफ्त में कुछ लकड़ी दे देंगे। आज का तो गुजारा जैसा तैसा हो जाएगा। चलिए, मैं इसे जल्दी से पका देती हूँ। अरे चांदनी, आज तो पकवान बनाओ, बहुत अच्छी कमाई हुई है आज। मन में एक जबरदस्त खुशी और संतोष की लहर दौड़ रही है, जैसे मेहनत का फल अब मिल गया हो। दिल में हल्का सा गर्व भी है, क्योंकि आज जो काम सोचा था वो सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यह खुशी का पल है और मुझे लगता है कि आज हमें घर में कुछ खास होना चाहिए। चांदनी, तुम पकवान बनाओ, आज घर में खुशी की लहर छा जाए। हाँ जी, आज तो मैं छोले पूरी बनाऊंगी। सोचते ही मुंह में पानी आ गया। घर में खुशबू फैल जाएगी और हर कोई खुश होगा। अब कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएंगे। साथ ही आज मैं आलू की टिक्की भी बनाऊंगी। गर्मा गर्म टिक्की और छोले पूरी दोनों मिलाकर तो खाने का पूरा मजा ही कुछ और होगा। हैं बेटा? अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे क्या हुआ बूढ़ा? क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? क्या मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा? ओहो, भिखारियों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर ठिठुर रहा है, दिल में बहुत डर भी समा गया है कि अब कहाँ जाऊं। अरे ओ बुढ़ा, यहाँ कोई आश्रम है क्या जो तुम यहाँ रुकोगे? बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बस तुम आराम से सोना। मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहता। तुम चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। अरे ओ बुढ़े, मैंने कहा ना एक बार कि यहाँ से जाओ। 14 से भगा देती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत का मिश्रण था। बाबा, जो अक्सर गांव में आकर किसी से कुछ मदद की उम्मीद रखते थे, अब चुपचाप वहां से हटने लगे। बूढ़े बाबा सूरज के घर की ओर बढ़ते हैं। पन बेटा, अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल घबराया हुआ है, समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ जाऊं। बेटी, मैं यहीं आंगन में रुककर रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम सो जाओ। मैं ठीक हूँ, बस ठंड से कांप रहा हूँ, पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, यही चाहता हूँ। अरे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति आंगन में सोकर रात बिताए और हम अंदर चैन की नींद सोएंगे? अरे नहीं बूढ़े बाबा, आप अंदर चलो। बाबा, आप अंदर आइए, हम सब आपके साथ हैं। अरे नहीं बेटी, तुमने मुझे अपने घर रुकने दिया, यही बड़ी बात है मेरे लिए। दिल से आभारी हूँ। तुम्हारी इस मदद से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। ऐसे ठंडे मौसम में जब हर कोई खुद के बारे में सोच रहा होता है, तुमने मुझे अपनाया। क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? हम जाकर खाना खा लेंगे। पेट ये बात मान लेगा, मगर दिल नहीं मानेगा। बाबा, आप अंदर आकर खाना खा लीजिए। रेखा ठीक कर रही है बाबा जी। आप हमारे यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान भगवान के समान होता है, और मेहमान को भूखा रखना
हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देता। चलिए आ जाइए। ठीक है बेटा, तुम लोग चलो, मैं आता हूं। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी आंखों में जो उदासी है वो मुझे साफ दिखाई दे रही है। क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बस कुछ देर में अपना रास्ता पकड़ लूंगा। अरे क्या बताऊँ बाबा जी, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिख दिया है। हमें तो एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है और नसीब भी फूट गया है। बेटा, तुम्हारी तो खुद की स्थिति बहुत बुरी है, फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? तुम्हारे तो खुद के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी तुम अपनी हालत को दरकिनार करके मुझे मदद दे रहे हो। यह देखकर दिल में बहुत ही गहरी भावना उमड़ रही है। तुम्हारी ये दरिया दिली, तुम्हारा सच्चा इंसानियत का रंग मेरे दिल को छू जाता है। तुम सच में एक बड़ी आत्मा हो। बाबा, हम भले ही गरीब है लेकिन दिल के बहुत ज़्यादा अमीर है, पैसे वाले है। आपको भूखा रख कर हम खाना खा ले तो ये हमें शोभा नहीं दे सकता है बूढ़े बाबा। ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो जाएगा। अतिथि देवो भव होता है ना। बेटा, देखना, भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा दिल ने जो दूसरों के लिए दर्द महसूस करता है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारे इस त्याग और मदद को ऊपर वाला जरूर देख रहा है और एक दिन तुम्हें वो सुख और शांति जरूर देगा जिसका तुम हकदार हो। पता नहीं बाबा, भगवान कब हमारी सुनेगा और कब हमें जल्दी से इस मुसीबत से बाहर निकल सकेगा। अब छोड़िए भी, आप लोग क्या बात है, लेकर बैठ गए। बाबा, आप तो खाना खा लीजिए। बाबा, आप फिर से हमारे घर जरूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी सेवा करके। बेटा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूं। भले ही तुम लोग गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बेटी, मुझे तुम लोगों को उपहार देने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान हर जगह नहीं मिलता और तुम्हारी मदद से जो सुकून मिला है। अरे बाबा, अरे बेटा, जब कोई बड़ा उपहार दे रहा हो तो मना नहीं करते, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। देखो, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है, बल्कि एक सच्चे दिल से दिया गया तोहफा है। और जब कोई दिल से कुछ देने आ रहा हो तो उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये प्यार और आभार का प्रतीक होता है। बूढ़े बाबा ने अपनी थकी हुई उंगलियों से पोटली खोली और उसमें से एक घड़ा निकाला। बाबा ने धीमे से मुस्कुराते हुए सूरज के हाथ में वह घड़ा रखा। सूरज ने घड़े को हाथ में लिया। वह बाबा की ओर देखने लगा, जो धीरे धीरे मूंग फेरते हुए चलने लगे थे। क्या लगता है भाग्यवान, क्या होगा इस घड़े में? मेरी तो बेचैनी ही खत्म नहीं हो रही है। मैं जल्दी से खोलने की कोशिश करूं क्या? जी, आप इसे खोल कर क्यों नहीं देखते? कभी कभी हम जो चीजें देख नहीं पाते हमारे सामने आ जाती है। रेखा और सूरज जैसे ही घड़ा खोलकर देखते हैं, उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। घड़े के भीतर सोने का एक चमचमाता सिक्का रखा था। सूरज और रेखा दोनों के चेहरे पर एक पल के लिए ठहराव आया। फिर जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यह उनका भाग्य बदल सकता है, उनकी आंखों में चमक आ गई। उस क्षण में सूरज और रेखा के दिलों में एक नया सपना पलने लगा। एक सपना जहां उनके पास एक मौका था, एक नई शुरुआत थी। क्या भाग्यवान, रेखा पाण प्रिय, देखो क्या है इसमें। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के। रेखा, मुझे तो लगता है वो बुढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं था, वो तो एक भगवान का स्वरूप था। भगवान ने आज हमारी सुन ली है और हमारी सारी मनोकामना भी सफल हो गई है। आज से हम सुखी सुखी जीवन बिताएंगे, मेरी प्राण प्रिय रेखा। इस तरह सूरज और रेखा के दुखों के दिन समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में एक नई रोशनी आती है। वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है और दिल में एक नई ताकत। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, वे उसे साथ मिलकर पार कर सकते हैं। उनके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत थी और यह खुशियां उनके संघर्षों और ईमानदारी के परिणाम स्वरूप आई थीं। वहीं दूसरी ओर नील, जो हमेशा अपनी चालाकियों और धूर्तता के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करता था, पेड़ काटते हुए खुद को धोखा दे बैठा।
एक भारी पेड़ अचानक उसके ऊपर गिर जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। यह हादसा नील के लिए एक चेतावनी बनकर आता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन साथ ही वह यह समझने लगा था कि कोई भी गलत काम सजा से बच नहीं सकता। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धन और दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे, हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।